हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग आज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के विषय में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में समपसारी विलयन कहा जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? वैसा सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर का मान जो है इक्वल हो। मेरे कहने का मतलब, अगर 2 विलयन हो, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो तो उसको हम लोग आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि दो सॉल्यूशन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप, अगर 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी को घुलाया गया हो और दूसरे बर्तन में 1 लीटर जल में 100 ग्राम ग्लूकोज को घुलाया गया हो, अगर दोनों का जल के चीनी के विलयन का, चीनी के सॉल्यूशन का और ग्लूकोज के सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो हम उस दोनों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब, दो सॉल्यूशन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अल्पसारी। वैसा विलयन जिसका परिसारक दाब, परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम हो, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब, दो सॉल्यूशन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर कंपेयर अदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब होता है अति पसारी, है ना। दो सॉल्यूशन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर कंपेयर अदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब, अगर किसी विलयन का परिसारक दाब दूसरे विलयन की तुलना में ज़्यादा हो तो हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो तीन चीज़ हम लोग देखें, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अगर 2 विलयन का, 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो आइसोटोनिक कहेंगे। अगर 2 में से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर का मान दूसरे की तुलना में कम है तो उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। और अगर दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पहले की तुलना में ज़्यादा है तो दूसरे को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और इसको हम लोग लिखेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है ना। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे, दो सॉल्यूशन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब वह विलयन जिसका परिसारक दाब आपस में बराबर हो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन अदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब वह विलयन जिसका परिसारक दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम हो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर कंपेयर अदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब वह सॉल्यूशन जिसका परिसारक दाब दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में अधिक हो तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक इक्वल होंगे। अगर 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो आइसोटोनिक। 2 में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होंगे उसको हाइपोटोनिक, और जिसका ज़्यादा होगा उसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स होता है तनु विलयन। तनु विलयन किसको कहेंगे? वैसा सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट की क्वांटिटी की तुलना में बहुत ही कम हो। मेरे कहने का मतलब, विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत ही कम हो तो उस विलयन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। चाहे आप यह भी कह सकते हैं कि विलय की तुलना में विलायक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी अधिक हो, तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। सिंपली जैसे 1000 लीटर, है ना, 1000 लीटर, 1000 लीटर वाटर में अगर 1 ग्राम ऑफ शुगर,
है ना 1 ग्राम शुगर को डिजोल्व करते हैं, मतलब 1000 लीटर जल में 1 ग्राम चीनी को घुलाया जाए, तो इसके फलस्वरूप जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि 1000 लीटर वाटर में 1 ग्राम चीनी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। तो हमारे कहने का मतलब जिस विलयन में विलय की क्वांटिटी का कोई महत्व नहीं हो, उसका कोई उसमें पहचान नहीं दिखता हो, उसका कोई नेचर नहीं दिखता हो, तो उस तरह के विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम इस तरह से कहें कि वैसा विलयन जिसमें विलय की क्वांटिटी विलायक की तुलना में बहुत ही कम हो, लिस्ट हो, तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का दोज सॉल्यूशन इन व्हिच लिस्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कंपेयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब वैसा विलयन जिसमें विलय की क्वांटिटी विलायक की तुलना में बहुत ही कम हो, तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसमें हम लोग 4 गो ये टॉपिक देखे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे तो आइसोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होंगे उसको हाइपोटोनिक, जिसका ज़्यादा होगा हाइपरटोनिक, और वह सॉल्यूशन जिसमें ये सॉल्यूट की क्वांटिटी लिस्ट हो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये ऑस्मोटिक प्रेशर के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब परिसारक दाब का नियम। परिसारक दाब के नियम का प्रतिपादन 1887 में वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब मेरे कहने का मतलब 1887 में वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विभिन्न डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर का अध्ययन किया और नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। उन्होंने कुछ नियम दिया था, उसमें 3 नियम थे। पहला था बॉयल वॉन हॉफ का, दूसरा चार्ल्स वॉन हॉफ, तीसरा है एवोगाड्रो वॉन हॉफ का। तो ये बॉयल्स वॉन हॉफ के अनुसार उन्होंने बताया कि बॉयल्स वॉन एक साइंटिस्ट थे जिनका कहना था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब स्थिर ताप पर, है ना, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होता है और उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है जबकि सांद्रण के समानुपाती होता है। और चार्ल्स वॉन हॉफ का कहना था कि एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेरे कहने का मतलब कि स्थिर सांद्रण पर किसी तनु विलयन का परिसारक दाब उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। एक एवोगाड्रो वॉन हॉफ का लॉ है, उनका कहना था कि स्थिर ताप एवं दाब पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, मतलब स्थिर ताप एवं सांद्रण पर जब आप विभिन्न मतलब सॉलिड की इक्वल क्वांटिटी को एक ही सॉल्वेंट के समान आयतन में सेपरेटली डिजोल्व करते हैं तो बने सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह सॉलिड के मोल्स की समानुपाती होंगे। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु के समानुपाती होता है। तो हम इसको एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे आपको बॉयल्स वॉन का, उसके बाद चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम, उसके बाद एवोगाड्रो वॉन हॉफ का नियम। तो देखिए ये लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परिसारक दाब का नियम है ना। पहले इंट्रोडक्शन लिख दे कि इन 1887 वॉन हॉफ स्टडी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डिफरेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड गिवन लॉ व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दीज आर फॉलोइंग। मेरे कहने का मतलब 1887 ईस्वी में ये वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न डाइल्यूट सॉल्यूशन के ये ऑस्मोटिक प्रेशर का अध्ययन किया और नियम का प्रतिपादन किया, जिसको हम लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। उसके कुछ नियम है। इसमें फर्स्ट लॉ जिसको हम बॉयल्स वॉन हॉफ का लॉ भी कहते हैं, मतलब प्रथम नियम को बॉयल्स वॉन हॉफ का नियम भी कहते हैं। बॉयल्स वॉन हॉफ वैज्ञानिक थे जिनका कहना था कि स्थिर ताप पर
किसी तनु विलयन का परिसारक दाब जो होता है उसके आयतन के द्विकोणानुपाती होता है अथवा सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयस भान हॉफ at constant temperature the osmotic pressure of dilute solution is inversely proportional to their volume or directly proportional to their concentration। मेरे कहने का मतलब at constant temperature osmotic pressure of dilute solution जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन को। लेट मान लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V है, कांस्टेंट टेम्परेचर T है, कंसंट्रेशन C है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयस बॉन्ड आप लिख सकते हैं पाई वेरिएज 1/V अथवा पाई वेरिएज C। ये इक्वेशन फर्स्ट है एट कांस्टेंट T। अब सेकेंड लॉ है चार्ल्स बॉन्ड हॉफ का लॉ। सेकेंड लॉ को चार्ल्स बॉन्ड हॉफ का लॉ भी कहते हैं। चार्ल्स बॉन्ड हॉफ के अनुसार अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बॉन्ड हॉफ एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मेरे कहने का मतलब चार्ल्स बॉन्ड के अनुसार स्थिर सांद्रण पर किसी तनु विलयन का परिसारक दाब उसके परम ताप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केल्विन में मापे गए टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं पाई वेरिएज T, ये इक्वेशन सेकेंड है एट कांस्टेंट C। तो हम लोग पढ़े बॉयस बॉन्ड हॉफ और चार्ल्स बॉन्ड हॉफ और हम लोग देखेंगे एवोगाड्रो बॉन्ड हॉफ। हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ है एवोगाड्रो बॉन्ड हॉफ लॉ। एवोगाड्रो बॉन्ड हॉफ के अनुसार स्थिर ताप एवं सांद्रण पर जब विभिन्न सॉल्यूट की इक्वल क्वांटिटी को एक ही सॉल्वेंट के इक्वल वॉल्यूम में सेपरेटली डिजोल्व कराते हैं, अलग अलग हम लोग घुलाते हैं, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा उसके नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली समानुपाती होगा। मेरे कहने का मतलब जब दो विलय पदार्थ की समान मात्रा को एक ही विलायक के समान आयतन में हम अलग अलग घुलाते हैं तो बने डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके मॉलिक्यूल्स के सीधा समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसी को लिखते हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर टू और मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम मोलर concentration directly proportional to their molecules। मीन्स दो या दो से अधिक तनु विलयन का परिसारक दाब जिसका मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम लिख सकते हैं पाई वेरिएज N। ये थर्ड इक्वेशन है एट कांस्टेंट T एंड C। आगे हम तीनों को इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, देखिए व्हेन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंबाइंड देन वी गेट, मतलब समीकरण 1 2 3 को हम कंबाइन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू बॉयस बॉन्ड हमने अभी बताया है पाई वेरिएज 1/V इक्वेशन फर्स्ट था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बॉन्ड ऑफ पाई वेरिएज T, ये इक्वेशन सेकेंड है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो बॉन्ड ऑफ ये आपका ये पाई वेरिएज N, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। जो अभी अभी मैं लिखा हूँ ये फर्स्ट हो गया पाई वेरिएज 1/V, सेकेंड है पाई वेरिएज T और थर्ड है पाई वेरिएज N। अगर एक ही साथ V T N मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल एक ही समय में वॉल्यूम टेम्परेचर और N वैरी करता हो, चेंज होता हो, तो वही मैंने लिखा है if V, T and N vary at same time then। अगर एक समय में चेंज हो रहा हो तो हम इसमें देखते क्या है कि आपके ये लेफ्ट साइड में तीनों में पाई आता है, कॉमन पाई ले लेंगे। ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन भी कॉमन आता है और राइट साइड में है 1/V लिखेंगे, इंटू T लिखेंगे, इंटू N लिखेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं
पाई वेरिएंट एन टी बटा वी, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एन टी आ जाएगी, मतलब पाई समानुपाती एन टी बटा वी। ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाकर इक्वल का चिन्ह दीजिए, कांस्टेंट लगाइए आर, तो आप लिख सकते हैं पाई बराबर एन आर टी बटा वी। ये आर को हम लोग सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, आर की जगह आप एस भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में एस भी दिया हुआ है। तो आर और एस दोनों का वैल्यू एक ही होते हैं, ठीक है ना। इसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट मतलब बिलियन स्थिरांक कहेंगे। तो पाई बराबर होगा एन आर टी बाई वी। ये तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो आप लिख सकते हैं पाई भी बराबर एन आर टी, मतलब पाई भी बराबर है एन आर टी। इसको हम इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, मतलब परिसारक दाब का समीकरण कहेंगे। पाई भी बराबर एन आर टी, जहाँ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, डी वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और आर जो है आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है। इस तरह से अगर क्वेश्चन हो कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या आपका ये क्वेश्चन हो कि एस्टेब्लिश्ड है ना पाई भी बराबर एन आर टी, मतलब स्थापित करें कि पाई भी बराबर एन आर टी है, ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होंगे। अगर क्वेश्चन ये हो कि आप परिसारक दाब से क्या समझते हैं, इसके लिए समीकरण स्थापित करें, अथवा सीधे क्वेश्चन हो कि पाई भी बराबर एन आर टी को स्थापित किए, ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होंगे। दोनों ही स्थिति में आप ये तीनों लॉ लिखेंगे, ठीक है ना। तीनों लॉ लिखने के बाद तीनों जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, इस तीनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने पर ये फाइनली आपको प्राप्त हो जाएंगे पाई भी बराबर एन आर टी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में ये लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के विषय में पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही।